हेलो पेरेंट्स, 9 मार्च की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 13 न्यूज आइटम्स है जो पिकअप की गई है। हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है कंपैशन इंटरनेशनल टू वाइंड अप इंडिया ऑपरेशंस। तो ये इंटरनेशनल एनजीओ है, यूएस में बेस्ड क्रिश्चियन एनजीओ है कंपैशन इंटरनेशनल। तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है फंडिंग, यहाँ पे एनजीओस को, इंडियन एनजीओस को ये फंड करते हैं। तो रिसेंटली इनको गवर्नमेंट ने प्रायर परमिशन कैटेगरी में डाल दिया था। मतलब कि इनको कोई भी एनजीओ को डोनेट करने से पहले वो गवर्नमेंट के थ्रू राउट होगा, तो वो अप्रूव करेंगे तो ही उनको डोनेट करने मिलेगा। तो ये रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इनका यहाँ फंक्शनिंग, वो कह रहे थे, डिफिकल्ट हो गया, तो हम अपने ऑपरेशन यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने ऑलरेडी दिया है और अब वही हो रहा है कि वो अपना ऑपरेशन वाइंड अप कर रहे हैं जैसे उन्होंने प्लान किया था। तो रीजन गवर्नमेंट ने इनको प्रायर परमिशन कैटेगरी में इसलिए डाला, गवर्नमेंट ने रीजन ये दिया है कि ये एनजीओ जिनको ये फंड करते थे, तो वहाँ एविडेंस है कि ये रिलीजियस कन्वर्जन कराते थे। मीन्स दे वर प्रोमोटिंग क्रिश्चियनिटी, तो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होते थे लोग इन एनजीओ के थ्रू। तो इसीलिए इनको प्रायर परमिशन कैटेगरी में डाला गया और इसीलिए ये कह रहे हैं कि अब हमारा यहाँ फंक्शनिंग डिफिकल्ट हो गया है, इसीलिए हम रैप अप कर रहे हैं। इस एनजीओ के लिए टॉप मोस्ट लेवल से भी पुश आया था। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे मिस्टर जॉन कैरी अंडर बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने भी गवर्नमेंट से यहाँ पे बात की, इंडियन गवर्नमेंट से, कि इस केस को कंसिडर किया जाए और वे आउट निकाला जाए। पर वही है, जो कुछ फर्दर मॉडिफिकेशन इतने हुए नहीं और फाइनली इन्होंने अभी रैप अप किया है। रिसेंटली ये भी न्यूज आई है कि एक आरएसएस एक्टिविस्ट है जो यूएस में बेस्ड है, उन्होंने एनजीओ से, कंपैशन इंटरनेशनल से डिस्कशन किया, मीटिंग किया और उनको ये कन्विंस करने की कोशिश की कि अगर कंपैशन इंटरनेशनल आरएसएस अफिलिएशन को, इनको डोनेशन देती है, फंडिंग देती है, तो उनके ऊपर से ये टैग हट सकता है। तो वो ऐसे कह रहे थे जैसे वो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव और वो एक इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। पर आरएसएस एक्टिविस्ट ने कहा कि हाँ, मतलब क्योंकि इनके ऊपर एलिगेशन है कि ये क्रिश्चियनिटी कन्वर्जेंस करवाते, तो आरएसएस जो एक हिंदू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनको अगर ये फंडिंग देंगे तो वो इवन आउट हो सकता है, ऐसे करके उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। तो वो चाहते थे यहाँ फंडिंग दे। तो वही है, पर वैसे कुछ होने वाला नहीं है। ये बात भी हुई है, एनजीओ ने सामने लाई है कि ऐसे ऐसे डेवलपमेंट्स हुई है। तो वही है, तो फाइनली ये अब रैप अप करेंगे। तो मार्च 2016 था जब इनको प्रायर परमिशन कैटेगरी में डाला गया। फिर ये उसका पूरा टाइम लाइन है। अगला न्यूज आइटम है CSIR टेक शट डाउन फॉर लैक ऑफ फंड्स। तो ये काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, CSIR। इनकी कई सारी लैब्स है, 37 लैब्स है ऑल ओवर द कंट्री, 75 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन्होंने कई सारे पेटेंट्स भी एक्वायर किए। तो ये टेक्नोलॉजीज जिनको पेटेंट किया गया उनको कमर्शियलाइज करना जरूरी है। तो वो कमर्शियलाइज करने के लिए ये CSIR टेक करके कंपनी एफिलिएट बनाया गया था CSIR का। तो इनके सीईओ भी एक एंटरप्रेन्योर है, अमिताभ श्रीवास्तव। तो ये अब कह रहे हैं कि CSIR टेक अपना ऑपरेशन रैप अप करेगी। सारे एम्प्लॉयज यहाँ से चले जा चुके, सिर्फ वो खुद ही सीईओ बचे, अब वो भी इसको शट डाउन करके एग्जिट करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि इनको लीगल सपोर्ट नहीं दिया गया CSIR टेक को, ना ही फंडिंग दी गई, तो इससे उनका फंक्शनिंग मुश्किल हो गया। तो उनको एक्चुअली एक मेमोरेंडम हो कि उनको एम्पावर किया जाए कि CSIR टेक के पास एक्सक्लूसिव राइट्स है कमर्शियलाइज करने के लिए CSIR की जो पेटेंट्स है वगैरह। तो वो ऐसे कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, कुछ लीगल सपोर्ट नहीं मिला, ना उनको फंडिंग दी जा रही है। तो CSIR कोई फंडिंग में नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो इसीलिए वो कह रहे हैं हमारा फंक्शनिंग डिफिकल्ट हो गया। और CSIR ये कंट्री की लार्जेस्ट पेटेंट होल्डर है, तो इन्होंने कई सारे पेटेंट्स एक्वायर किए हैं, पर वो पेटेंट्स को जारी रखने के लिए वो बहुत पैसा खर्चा करते हैं और जो रॉयल्टी उनको पेटेंट से मिलती है वो काफी कम है। तो वही है कि इनको प्रॉफिटेबल बनाना, कमर्शियलाइज करना, ये पर्सपेक्टिव से ही CSIR टेक बनाया गया था। तो CSIR के जो रेवेन्यू भी जनरली आते हैं वो कंसल्टेंसी और प्रोजेक्ट्स जो इंडिया के डिफेंस और स्पेस एक्टिविटीज में यूज होते हैं उसमें ही ये मेजरली यूज होते हैं। तो इसीलिए इनको कमर्शियलाइज एस्पेक्ट पे भी ध्यान देना चाहिए, इसीलिए CSIR टेक था, पर ये फ्रूटफुल नहीं हो पाया। काफी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज यहाँ इन्वॉल्व थी, चेयरमैन भी थे, सीईओ मिस्टर अमिताभ है, चेयरमैन मिस्टर विजय केलकर थे। तो वही है, तो इनका ऑब्जेक्टिव भी यही था कि वो चाहते थे कि जो गवर्नमेंट यहाँ पे टेक्नोलॉजीज के ऊपर यहाँ CSIR को पेटेंट मिल रहा है उनको कमर्शियलाइज किया जाए। तो ये टेक्नोलॉजीज को आइडेंटिफाई करके डी रिस्क करके मार्केट तक ले जाना।
तो एंटरप्रेन्योरशिप लाने के लिए वो ये स्टेप्स ले रहे थे। वो चाहते थे कि 15 स्टार्टअप्स क्रिएट हो इन द नेक्स्ट 4 years एज सच, कमर्शियलाइजिंग दीज टेक्नोलॉजीज। अगला न्यूज आइटम है सुप्रीम कोर्ट टू हाई कोर्ट डोंट कीप रिव्यू प्लीज पेंडिंग। तो ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को अब ये स्टेटमेंट दे रही है कि जो रिव्यू पेटिशंस आते हैं, मतलब जब ऑर्डर आ जाता है तो उसके ऊपर रिव्यू पेटिशन लाया जाता है, तो ये रिव्यू पेटिशन को जल्द से जल्द रैप अप करना चाहिए। ये हाई कोर्ट को सजेशन दे रही है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ऐसे देखा जाता है कि जो लिटिगेंट्स होते हैं वो रिव्यू पेटिशन काफी टाइम के बाद फाइल करते हैं, और जब फाइल करते हैं उसमें कुछ डिफेक्ट्स होते हैं तो वो डिफेक्ट्स को रेक्टिफाई करने के लिए काफी टाइम लेते हैं। तो ये सब तरीके होते हैं कि रिव्यू पेटिशन को एक लाइफ सपोर्ट की तरह माना जाता है, और लॉयर्स डेलिबरेटली डिले करते प्रोसेस ताकि एडजुडिकेशन डिले होता रहे। तो इसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, एक्चुअली इसको होने नहीं देना चाहिए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कह रही है हाई कोर्ट को कि रिव्यू पेटिशंस को जल्द से जल्द रैप अप करना चाहिए। फिर अगला न्यूज आइटम है 2 more टाइगर रिजर्व सून इन उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में 2 टाइगर रिजर्व्स तो है ही, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व। अब 2 नए टाइगर रिजर्व्स बनेंगे, ये प्लान सामने आया है। तो ये है नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको टाइगर रिजर्व स्टेटस दिया जाएगा तेराई रीजन में, और है सुराई रेंज, ये भी तेराई ईस्ट डिवीजन में यहाँ पे है। तो ये 2 के लिए अब पब्लिक कंसल्टेशन किया जाएगा, मतलब यहाँ पे जो लोग रहते हैं इन एरियाज में उनसे कंसल्टेशन किया जाएगा, उनका अप्रूवल लिया जाएगा, वो कंसेंट देंगे फिर ही ये स्टेप्स आगे बढ़ेंगे, ऐसा एक्सपेक्टेड है। और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा सेकंड हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन है कंट्री का। कर्नाटका में सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन अराउंड 340 टाइगर्स उत्तराखंड में है, और ये कर्नाटक के बाद सेकंड आते हैं। तो ये है उत्तराखंड, यहाँ पे चाइना नेपाल को ये बॉर्डर करते हैं, यहाँ है यूपी हरियाणा हिमाचल प्रदेश। तो ये है राजाजी और कॉर्बेट, 2 टाइगर रिजर्व प्रेजेंटली, अब 2 नए बनेंगे। अगला न्यूज आइटम है आधार मस्ट फॉर बीपीएल वुमेन फॉर फ्री एलपीजी। तो ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, तो इसके अंदर गरीब औरतों को, बीपीएल फैमिली औरतों को फ्री एलपीजी कनेक्शंस दिया जाता है। तो ये एक्चुअली स्कीम लॉन्च की गई थी, और इसके अंदर अभी जिनको ये फ्री एलपीजी चाहिए उनको आधार आइडेंटिफिकेशन करना मैंडेटरी होगा। तो जैसे आधार सारी स्कीम पे एक्सटेंड किया जा रहा है, तो ये और एक स्कीम है जिसके लिए आधार एक्सटेंड किया जा रहा है। तो ये जो उज्ज्वला योजना है, तो ये गवर्नमेंट ने तभी साथ में इनिशिएटिव लिया था कि गिव इट अप कैंपेन को भी वो जस्टिफाई कर रहे थे कि आप जो अफोर्ड कर सकते हो वो एलपीजी सब्सिडी ना ले, ना यूज करे। और ये उज्ज्वला योजना के अंदर एक्चुअली जो डिजर्विंग है पॉपुलेशन, जो वुमेन है बीपीएल फैमिलीज में, उनको यहाँ पे फ्री एलपीजी कनेक्शन दिया जाए। अगला न्यूज आइटम है फ्यूअर माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स साइटेड एट रोपार। तो ये रोपार वेटलैंड है पंजाब में, तो यहाँ पे एशियन वाटर बर्ड सेंसस जो यहाँ पे भी किया गया, उसमें ये डेटा सामने आया है कि यहाँ पे जो माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स आते हैं उनका पॉपुलेशन अब कम हो गया है। तो इसका रीजन यही दिया जाता है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस यहाँ पे ज्यादा है। तो रोपार जो है ये रिवरिन वेटलैंड है, और यहाँ पे बोटिंग, फिशिंग और बाकी एक्टिविटीज जो की जाती है उसकी वजह से यहाँ पे अब वाटर बर्ड्स प्रेफर नहीं करते ये रीजन को। लेकिन और भी जो थोड़े स्पीशीज है उनका पॉपुलेशन एक्चुअली इंक्रीज हुआ है। तो ये भी होता है कि वेटलैंड्स जो है, तो वेटलैंड्स डिफाइंड है रामसार कन्वेंशन में, तो ये रामसार कन्वेंशन और वेटलैंड्स में ये रोपार भी एक रामसार साइट है, मतलब वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है। तो ये यहाँ पे रोपार तो रिवरिन वेटलैंड है, पर और भी जो वेटलैंड्स होते हैं तो उनमें ज्यादा वाटर होता नहीं है, तो वो भी मतलब होते तो ड्राई हो जाते हैं सीजनल वेरिएशंस की वजह से। तो सीजनल ड्राई जब हो जाते हैं तो इन केसेस में भी फिर वाटर बर्ड्स यहाँ पहुंचते नहीं है, वो अपना पाथ चेंज कर लेते हैं माइग्रेशन का। इसीलिए थोड़े स्पीशीज का पॉपुलेशन एक्चुअली रोपार में ये बार ज्यादा भी पाया गया है इन रीजंस की वजह से। तो ये एशियन वाटर बर्ड सेंसस था जिससे डेटा आया, ये वेटलैंड इंटरनेशनल ने कंडक्ट किया था। तो पूरा इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस किया जाता है वेटलैंड्स पे। तो ये वेटलैंड्स क्या होते हैं, ये रामसार कन्वेंशन और वेटलैंड्स में क्लियरली डिफाइंड है, तो वो भी हम देखेंगे। और थोड़े साइट्स जो है उनको वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस कहा गया, उनको रामसार साइट्स कहे जाते हैं। तो इंडिया में भी अराउंड 26 रामसार साइट्स है, वो भी हम देखेंगे। और ये जो बर्ड्स, यहाँ वाटर बर्ड्स के बारे में बात हो रही थी, तो थोड़े वाटर बर्ड्स जो है वो रेड लिस्ट पे भी है। तो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ये रेड लिस्ट प्रोवाइड करती है। तो जो बर्ड्स की कंजर्वेशन स्टेटस क्या है कि वो वल्नरेबल है, थ्रेटेंड है, एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है,
कि इवेंचुअली एक्सटिंक्ट भी हो जाते तो वो स्टेटस वो प्रोवाइड करते हैं उस बारे में। तो ये वेटलैंड इंटरनेशनल भी जो है तो ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये वेटलैंड्स को सस्टेन करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए, उनका हेल्थ रिस्टोर करने के लिए स्टेप्स लेते हैं, रिसर्च करते हैं, कम्युनिटी बेस्ड फील्ड प्रोजेक्ट्स इनिशिएट करते हैं। तो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन होता है उनका गवर्नमेंट और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। ये रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स है जो 1971 में अडॉप्ट किया गया। तो ये वेटलैंड्स के कंजर्वेशन और वाइज यूज के ऊपर एक कन्वेंशन है। तो ये सारे वेटलैंड्स के सस्टेनेबल यूज के लिए स्टेप्स लेते हैं। जो प्रायोरिटी वेटलैंड्स है उनको वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रामसर साइट्स दिया जाता है, और वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी एम्फसाइज करते हैं कि जो शेयर्ड वेटलैंड्स है, ट्रांस बाउंड्री साइट्स है, तो उनका भी कंजर्वेशन सही से हो। वेटलैंड्स का डेफिनेशन जो है रामसर कन्वेंशन में काफी वाइड है। तो वेटलैंड्स इनलैंड वेटलैंड्स भी हो सकते हैं, कोस्टल भी हो सकते हैं, ह्यूमन मेड भी हो सकते हैं। तो जैसे लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स वगैरह है तो ये इनलैंड वेटलैंड्स हो जाते हैं। कोस्टल जैसे कि मैंग्रोव्स है, कोरल रीफ्स है, ये एस्चुरीज है, तो ये कोस्टल वेटलैंड्स है। और ह्यूमन मेड वेटलैंड्स भी, फिश राइस फील्ड्स, फिश पॉन्ड्स, तो राइस फील्ड्स में भी काफी स्टैग्नेशन वाटर होता है, ज्यादा वाटर होता है, तो राइस फील्ड्स को भी वेटलैंड माना जाता है। फिश पॉन्ड्स कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ वेटलैंड्स। आर्टिफिशियल रिजर्वायर, कैनाल्स, ये सब वेटलैंड डेफिनेशन में आते हैं अंडर रामसर कन्वेंशन। और जो वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है इंडिया के, वो यहाँ मेंशन्ड है, और उनका स्टेट कौन से स्टेट में वो है वो भी मेंशन्ड है, यहाँ ऊपर पंजाब में, वो भी यहाँ पे लिस्टेड। और ये लास्ट पॉइंट है मॉन्ट्रॉक्स रिकॉर्ड। तो ये मॉन्ट्रॉक्स रिकॉर्ड रामसर लिस्ट का ही एक सबसेट है, मतलब वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस तो है ये, और इनमें से एक सबसेट है जो वेटलैंड्स में चेंजेस हो रहे हैं उनके इकोलॉजिकल कैरेक्टर में। तो ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स की वजह से, पोल्यूशन या ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से अगर चेंजेस होते हैं तो उनको ये मॉन्ट्रॉक्स रिकॉर्ड में डाला जाता है। तो इंडिया से भी ये 2 साइट्स है जो फिलहाल मॉन्ट्रॉक्स रिकॉर्ड में, क्यूलियाजो नेशनल पार्क राजस्थान में और लोकतक लेक ऑफ मणिपुर। और एक साइट थी चिलिका लेक ओडिशा की जो इसमें मॉन्ट्रॉक्स रिकॉर्ड में थी, पर उनको अब निकाल दिया गया क्योंकि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स आए हैं। तो ये एशिया की फर्स्ट रामसर साइट है जिसको एक्चुअली मॉन्ट्रॉक्स रिकॉर्ड से रिमूव किया गया। तो ये भी एक अकम्प्लिशमेंट है। मॉन्ट्रॉक्स रिकॉर्ड पे भी यूपीएससी ने ऑलरेडी सवाल पूछ चुका है। तो बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड ऑल एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अगला न्यूज आइटम है ओपन टू न्यू आइडियाज ऑन यूएन रिफॉर्म्स, G4। तो यूनाइटेड नेशंस यूएन रिफॉर्म्स के लिए काफी सालों से पुश किया जा रहा है। तो स्पेशली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये एम्फसाइज है कि यहाँ पे रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो है यहाँ पे सारे मेंबर्स होते हैं, ये बिग पार्लियामेंट जैसे है, लेजिस्लेचर की तरह है। और जो यूएन एग्जीक्यूटिव बॉडी वो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो मेजर डिसीजंस के ऊपर वोटिंग वगैरह यहाँ पे होती है। तो ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, इनमें से 5 परमानेंट मेंबर्स है, मतलब ये परमानेंटली यूएन में मेंबर्स रहेंगे यूएनएससी में। तो ये बाकी जो 10 है वो वोटिंग से आते हैं, इलेक्शन से आते हैं। तो जो कंट्रीज यहाँ पे इलेक्ट होती है उनको 2 ईयर का टर्म मिलता है। परमानेंट मेंबर्स हमेशा यहाँ पे रहते हैं, तो ये P5 माने जाते हैं, परमानेंट 5। तो ये है यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। अब ये P5 में और मेंबर्स भी यहाँ ऐड होने चाहिए। इसके लिए कई सालों से पुश हो रहा है कि ग्लोबल सिनारियो अब चेंज हो गया है, पावर्स जो है तो इनको भी इंक्लूड करना जरूरी है। तो इसीलिए ये यहाँ पे रिफॉर्म्स लाने के लिए ये G4 एक ग्रुपिंग बनाई गई, तो ग्रुप ऑफ 4 नेशंस जो साथ मिलके एक साथ पुश कर रहे हैं कि उन सबको मेंबरशिप मिलनी चाहिए। तो वो चाहते हैं उनको भी परमानेंट मेंबरशिप मिले। तो ये है G4 में इंडिया, जर्मनी, जापान एंड ब्राजील। तो ये 4 कंट्रीज का ग्रुपिंग है। तो अभी रिसेंटली यहाँ पे एक मीटिंग हुआ था, इंटर गवर्नमेंटल निगोसिएशन। तो यहाँ पे G4 नेशंस में इंडिया ने कहा कि हम रेडी है कि परमानेंट मेंबरशिप दी जाए हमको विदाउट वीटो पावर। तो एक्चुअली वीटो पावर एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट पावर है जो सिर्फ ये P5 नेशंस के पास है, और वो भी इंडिविजुअली है। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स है, अगर कोई डिसीजन लेना है तो वोटिंग से होगा। तो 15 में से अगर मेजोरिटी भी देखी जाए तो अगर 8 हाँ बोलते हैं तो मेजोरिटी हो जाएगा, भले बाकी 7 ना बोल रहे। पर जो P5 मेंबर्स है हर एक के पास वीटो पावर है, मतलब अगर एक ये कंट्री भी इंडिविजुअली कहती है कि नहीं इसको, वीटो पावर मींस राइट टू रिजेक्ट, तो वो रिजेक्ट करती है। मतलब अगर 14 लोगों ने हाँ कह दिया 15 में से
और ये एक P5 मेंबर और वीटो पावर मेंबर ये मना कर देती है तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। तो उनके पास पावर है इंडिविजुअली राइट टू रिजेक्ट। तो अब यूएन रिफॉर्म्स के लिए जब हम पुश करें तो ऑफकोर्स हम चाहते हैं हमको भी परमानेंट मेंबरशिप मिले, हमको भी वीटो पावर मिले, पर प्रैक्टिकली थिंकिंग अब तक इसके ऊपर कोई स्टेप्स लिए नहीं गए। इवन रेजिस्टेंस अगेंस्ट यूएन रिफॉर्म्स काफी स्ट्रांग है। तो कुछ एक्चुअली डेवलपमेंट ऑन द साइट एज सच कुछ हुआ नहीं, मेजरली कुछ हुआ नहीं। तो इसीलिए अब ये निगोशिएशंस में इंडियन रिप्रेजेंटेटिव जो है यूएन में, जो ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, इन्होंने कहा कि इंडिया रेडी है कि परमानेंट मेंबरशिप पहले दी जाए और वीटो के ऊपर हम बाद में डिस्कस करें। तो नए आइडियाज, इनोवेटिव वेज जिससे ये एक्चुअली यूएन रिफॉर्म्स अचीव हो सके, उसके लिए हम रेडी है। तो अगर वीटो पावर बाद में कंसेंसस आता है, बाद में हो तो भी इट्स ओके। सो दैट्स व्हाट ही वांटेड टू कन्वे। तो ये G4 नेशंस को अपोज करने के लिए और एक ग्रुपिंग बनाई गई है, ये है यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस मूवमेंट। तो ये ग्रुपिंग, इसको कॉफी क्लब भी माना जाता है, ये 1990s में एस्टैब्लिश की गई। तो ये कोई भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स के लिए या परमानेंट मेंबरशिप एक्सटेंड करने के लिए वो उनको रेजिस्ट करते हैं। वो चाहते हैं कि कंसेंसस पहले आए, मतलब कंसेंसस मतलब सब मेंबर्स अग्री करें। जब तक यूएन के सारे मेंबर्स अग्री नहीं करते, कंसेंसस नहीं आता, तब तक कोई चेंज नहीं होनी चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल की साइज और फॉर्म में। तो ये उसके लिए एक मूवमेंट है, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस मूवमेंट। फिर अगला न्यूज आइटम है नेपाल टीम इन इंडिया अमिड कॉल फॉर स्टर। तो ये नेपाली डेलीगेशन अब इंडिया में आया है। तो ये मधेसी जो एजिटेटर्स है, यहाँ पे वही प्लेन्स में जो पॉपुलेशन है उनको रिप्रेजेंट करते हुए है। तो यहाँ पे मधेसी एजिटेटर्स फिर से अब एजिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ लोकल इलेक्शंस भी अनाउंस किए गए। वो कह रहे हैं कि हम इनको कम्प्लीटली बॉयकॉट करेंगे और वो चाहते हैं कि उनका जो डिमांड था, अमेंडमेंट्स प्रपोज है जो कॉन्स्टिट्यूशन में होने चाहिए, वो प्रोसेस पहले कंप्लीट हो फिर इलेक्शंस हो। तो उनके डिमांड्स थे कि उनके राइट्स वगैरह को अपहोल्ड नहीं किया जा रहा है। तो वो कंसर्न्स उन्होंने, जब पहले भी ये काफी स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट हो चुका है। तो ये जो मधेसी पॉपुलेशन है, ये नेपाल में प्लेन्स रीजन में रहती है, 13 ही रीजन है, और बाकी का जो रीजन है वो हिली रीजन है। तो आप ये देख सकते हैं, ये मधेसी पॉपुलेशन यहाँ है। तो नेपाल 3 साइड से, इंडिया से ही सराउंडेड है। तो इंडिया के साथ रिलेशंस भी उनके काफी क्लोज रह चुके हैं हिस्टोरिकली भी। तो ये 13 ही रीजन में यहाँ पे 50% जो नेपाल का पॉपुलेशन है मेजरली वो यहाँ लोकेटेड है। और जो हिली रीजन है, जो पहाड़ी पीपल है यहाँ पे, वो यहाँ उनके ऊपर ये एलिगेशंस लगाया जा रहा है कि वो 13 पॉपुलेशन के राइट्स को अपहोल्ड नहीं कर रहे। तो यहाँ पे जो मॉडिफिकेशंस किए जा रहे हैं ज्योग्राफिकली टू इन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म, और इनको जो पावर्स दिए जा रहे हैं, तो उसके लिए वो चाहते हैं यहाँ पे अमेंडमेंट हो कॉन्स्टिट्यूशनली और इनके पावर्स अपहोल्ड, राइट्स अपहोल्ड किए जाए। तो ये क्योंकि अमेंडमेंट प्रोसेस अब तक फुलफिल नहीं हुआ है, इसीलिए वो कह रहे हैं हम लोकल इलेक्शंस बॉयकॉट करेंगे। और अब डेलीगेशन एक इंडिया में भी आया है, ये सेम इंडिया के सपोर्ट के लिए। तो जब ये पहले भी हुआ था, जो नेपाल में इकोनॉमिक ब्लॉकेड लाया गया था, तो पूरा ये जो कनेक्टिविटी है विद इंडिया उसको स्टॉप कर दिया गया था। नेपाल गवर्नमेंट ने यहाँ पहले ये भी किया था कि इंडिया ही गवर्नमेंट ही 13 पॉपुलेशन को, यहाँ पे पॉपुलेशन को सपोर्ट कर रही है मधेसीस को, और वही इकोनॉमिक ब्लॉकेड ला रही है। और इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड ये था कि हम नहीं कर रहे, हमारे ट्रक्स वगैरह तो यहाँ तक पहुंचते, पर ये पॉपुलेशन यहाँ पे एजिटेट कर रहा है जो आगे बढ़ने नहीं देता। तो इसकी वजह से भी नेपाल में काफी सफरिंग हुआ। बाद में उन्होंने चाइना से भी असिस्टेंस लिया, क्योंकि यहाँ पे ये चाइना है, तो वो यहाँ पे ये डेलिकेट बायलैटरल रिलेशन है नेपाल के साथ। तो फिलहाल भी वही है, न्यूज यही आया है कि ये डेलीगेशन नेपाल से इंडिया में भी आया है, तो आस्किंग सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। तो प्रोटेस्ट तो अभी भी हो रहे हैं, अभी रिसेंटली भी 4 मधेसी प्रोटेस्टर्स की मौत हो गई पुलिस फायरिंग में। तो वही है, वायलेंट प्रोटेस्ट होते हैं यहाँ पे। अगला न्यूज आइटम है श्रीलंका टू रिलीज ऑल 85 इंडियन फिशरमैन इन कस्टडी। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो सारे जो फिशरमैन उन्होंने पकड़े अभी रिसेंटली, उनको सबको रिलीज किया जाएगा। इंडिया ने भी वो रेसिप्रोकेशन दिया है कि वो भी 19 श्रीलंकन फिशरमैन है जो उनकी कस्टडी में, उनको भी रिलीज किया जाएगा। तो ये एक्चुअली रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था कि ये रामेश्वरम आइलैंड के पास यहाँ पे एक फिशरमैन की मौत हो गई, और वो श्रीलंकन नेवी ने फायर किया उनके ऊपर, जिससे उनकी मौत हुई, ऐसा एक्यूजेशन आ रहा है। पर श्रीलंकन नेवी कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो अब श्रीलंकन गवर्नमेंट ने भी अश्योर किया है कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कि क्या था। और
ये जो एक्सचेंजेस होते हैं, एक्सचेंजेस तो नॉर्मल है, तो जनरली फिशरमैन पकड़े जाते हैं। मतलब जब ये एक्चुअली दो कंट्रीज का जो वाटर बाउंड्री है, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है, तो वो डिटर्मिन्ड है नॉटिकल माइल से। पर ऑफकोर्स ऑन द लैंड यू कैन मेक अ फेंस, कि फेंस किया, वॉल किया, कुछ भी तरीके से आप बाउंड्री डिसाइड कर सकते हैं, पर वाटर पे बाउंड्री तो दिखती है नहीं। तो यहाँ फिशरमैन बेटर कैच के लिए और वो अंदर अंदर जाते, जब डीप वाटर्स में जाते, तो कभी कभी वो EEZ क्रॉस भी कर लेते और दूसरी कंट्री के वाटर्स में पहुंच जाते, तब यहाँ पे वो अप्रीहेंड किए जाते हैं, पकड़े जाते हैं, श्रीलंकन नेवी स्टॉप किए जाते हैं, उनको अरेस्ट किया जाता है। और उनके जो ट्रॉलर्स होती है, जो बोट्स होती है फॉर फिशिंग, उनको भी वहां पे रखा जाता है, सीज किया जाता है। तो ये जो है, अभी फिशरमैन रिलीज होते हैं, पर ट्रॉलर्स को वो रिलीज नहीं करते, तो उनके बाद उनको इकोनॉमिकली सफर करना पड़ता है कि वो रिलीज तो हो गए खुद, लेकिन उनके पास अपनी फिशिंग बोट अब नहीं है अब तक। तो ये सारे पॉइंट्स भी है, और ये एक्सचेंजेस जनरली होते रहते हैं। और जैसे अभी भी आपने देखा कि इंडियन फिशरमैन काफी सारे हैं श्रीलंका के पास, इंडिया के पास कम है, क्योंकि रीजन ये है कि काफी फिशरमैन इंडियन साइड से और डीप जाते हैं, क्योंकि श्रीलंका की तरफ बेटर फिशरी कैच है, तो इसीलिए वो और अट्रैक्ट होते हैं, और उनके चांसेस यहाँ पे अरेस्ट होने के ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो इतना डीप जाते हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है टेक अप बॉर्डर फेंसिंग, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को कहा है कि उनको बॉर्डर फेंसिंग जो उन्होंने इनिशिएट किया है इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे, उसको कंप्लीट करना चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि इलीगल माइग्रेशन होते हैं बांग्लादेश से या असम में, और असम में इस वजह से कई बार रायट्स हो चुके हैं। तो 2012 2014 में जो रायट्स पे, वो इसी वजह से हुए थे, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। और गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने कहा कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने यहाँ पे टेंडर्स फाइनलाइज किए काफी सारे, और वर्क ऑर्डर्स भी इशू किए गए हैं जिन्होंने सक्सेसफुली बिड किया उनको। तो अभी ये बॉर्डर फेंसिंग एक्सरसाइज स्टार्ट की जाएगी। तो वही सुप्रीम कोर्ट चाहती है, जहाँ बॉर्डर फेंसिंग है वहाँ वो की जाए, जहाँ पे फिजिकल मैनिंग चाहिए, बाउंड्री पे लोग हो, सोल्जर्स हो, तो वो किया जाए। तो ये स्टेप्स जल्द से जल्द लिए जाए, ताकि इलीगल इमिग्रेशन ना हो। अगला न्यूज आइटम है सेंटर प्लम्स फॉर रूरल FMCG ई सेल्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी FMCG के साथ टॉक्स इनिशिएट किया है। FMCG होते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो FMCG कंपनीज जो है, मतलब जैसे कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, मतलब जैसे सोप है, बिस्किट्स है, शैम्पूज वगैरह जो है, टूथपेस्ट है, ये सब उसको FMCG कहे जाते हैं। तो ये कंपनी जो ये प्रोडक्ट सेल करती है, तो वो सेंटर उनसे बात कर रही है कि इनको ये प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल करना चाहिए रूरल एरियाज में थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर्स। तो ये जो कॉमन सर्विस सेंटर्स, ये इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट है। तो NEGP नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो है, उसके अंदर 3 मेन इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है। एक है SDC, SWAN और CSC। तो SDC है स्टेट डेटा सेंटर, तो एक नेशनल डेटा सेंटर भी होगा, ये स्टेट डेटा सेंटर हर एक स्टेट में होगा, तो ये डेटा सेंटर है। और कनेक्टिविटी के लिए SWAN स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, तो ये नेटवर्क कनेक्टिविटी होगा। और CSC कॉमन सर्विस सेंटर्स, तो ये एक्चुअली कियोस्क प्लेटफॉर्म है जहां से इंटरनेट एक्सेस किया जा सकता है इन द ऑल अक्रॉस द स्टेट थ्रू मेनी CSCs, दिस कॉमन सर्विस सेंटर्स। तो ये सारे विलेजेस, ग्रुप ऑफ विलेजेस के लिए ऐसे एस्टेब्लिश किए जाते हैं। तो अब गवर्नमेंट चाहती है कि ये कॉमन सर्विस सेंटर्स के थ्रू इवन ई-कॉमर्स हो रूरल एरियाज में। तो ये पॉपुलराइज करने के लिए वो डिस्कस कर रही है विद बाबा रामदेव, पतंजलि आयुर्वेदा, और जो और भी FMCG से उनके साथ प्रॉक्टर एंड गैम्बल वगैरह। तो यहाँ पे वही चाहते हो कि यहाँ 2.5 लाख CSCs है ऑल अक्रॉस इंडिया। तो यहाँ पे मेजरली रूरल एरियाज में काफी ज्यादा है, और ये यूज की जाती है फॉर एक्सेसिंग गवर्नमेंट सर्विसेज ऑनलाइन, जैसे कि राशन कार्ड के बारे में, या बर्थ सर्टिफिकेट है, या ट्रेन टिकट्स वगैरह है, तो उनके लिए यहाँ पे सर्विसेज यूज की जाती है। तो यहाँ विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स है जो यहाँ पे इसको फंक्शन करते हैं कॉमन सर्विस सेंटर्स को, इसके थ्रू इनको कमीशन मिलता है जो सर्विस यूज की जाती है उसके लिए। तो वो कमीशन इतना मतलब ज्यादा नहीं होता, अराउंड 10% कुछ होता है, लेकिन अगर ई-कॉमर्स के लिए यूज किया जाएगा तो इनको FMCG के थ्रू काफी ज्यादा कमीशन मिलेगा, 12 to 20%। तो वही गवर्नमेंट एंडोर्स कर रही है कि इनको भी बेनिफिट होगा इसलिए, और डिजिटल इकोनॉमी को जैसे वो पुश दे रहे हैं, तो ई-कॉमर्स को भी ये पॉपुलराइज करना चाहते हैं। तो ये अनाउंस किया उन्होंने कि इसके ऊपर सजेशन डिस्कस किया जा रहा है, इसको प्रपोज किया जा रहा है। तो ये है। और योगा के लिए भी
गवर्नमेंट ने काफी फंडिंग दी है योगा रिसर्च के लिए। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे रिसर्च के लिए इंस्टीट्यूशन जैसे एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, या जो पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन है हरिद्वार में जो बाबा रामदेव का है, तो यहाँ पे वो दे रहे इनको फंडिंग ताकि ये योगा पे रिसर्च करे। तो योगा पे रिसर्च करके ये पता करे, स्टडी बनाए कि क्या योगा एफिशिएंट है, इसकी एफिकेसी क्या है। जो डिजीजेस होते हैं जैसे कि स्ट्रोक, टाइप 2 डायबिटीज, पार्किंसन, स्किज़ोफ्रेनिया, तो इसके लिए वो कितना इफेक्टिव है योगा एज सच, वो ये स्टडी के थ्रू लाए। तो ये स्टडी मतलब इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश करने लायक हो, इतनी अच्छी स्टडी उनको चाहिए। तो ये गवर्नमेंट ने यहाँ पे इनिशिएटिव लिया योगा रिसर्च के लिए। तो जो ये रिसर्च भी होते हैं तो ये इसमें ब्रेन एक्टिविटी मेजर करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी है या एमआरआई है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसको यूज करके वो ब्रेन एक्टिविटी देख के रिकॉर्ड करके वो स्टेप्स लेते हैं कि वो प्रूव कर सके कि योगा से क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो ये भी एक रिसर्च चल रहा है। सत्यम एक एक्रोनिम है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर योगा एंड मेडिसिन। तो ये प्रपोज किया गया सत्यम के अंदर, ये सब इनिशिएटिव्स ले जाते हैं फॉर पॉपुलराइजिंग योगा। तो पहले भी हमने देखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी काफी पुश दिया योगा को कि इट कैन टैकल क्लाइमेट चेंज, इट कैन टैकल टेररिज्म। ये हमने अभी 1-2 दिन पहले डिस्कस किया है। अगला न्यूज आइटम है सेंटर माल्स मोर बॉर्डर हार्ट्स। तो बॉर्डर हार्ट मतलब बॉर्डर मार्केट्स। तो ये एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम है कि लोकल प्रोड्यूस जो है वो हार्ट्स पे ये बेची जाती है। तो बॉर्डर जो विलेजेस रीजन है वहां पे भी ये बॉर्डर हार्ट्स एस्टैब्लिश की जाए, ऐसे अब स्टेप्स लिए जा रहे हैं इनको पॉपुलराइज करने को। तो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे हमारे बॉर्डर हार्ट्स है, ऑलरेडी 4 बॉर्डर हार्ट्स फंक्शनिंग है और 2 एस्टैब्लिश करने के लिए प्रपोजल है। तो यहाँ पे बॉर्डर हार्ट्स पे आप बार्टर ट्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन लोकल गुड्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होता है, लोकल गुड्स पे यहाँ पे ट्रेड हो सकते हैं। और रिसेंटली हमने म्यांमार के साथ इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे भी बॉर्डर हार्ट्स एस्टैब्लिश किए और वो सक्सेसफुल रहे। तो हम इसको भी रेप्लिकेट करने का, इंक्रीज करने का सोच रहे हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है द लास्ट वन, इलेक्टोरल बॉन्ड्स टू फ्लैग इलेक्शंस, एफएम। तो फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली ने ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स अनाउंस किया था बजट 2017 में कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना चाहता है पर अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहता है तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू डोनेशन दे सकते हैं। तो ये कैसे फंक्शन करते हैं हम देखेंगे। और ऑलरेडी और एक स्टेप जो लिया गया है वो है कि कैश डोनेशंस के ऊपर भी जो कैप थे उसको कम किया गया है। तो पहले था कि कैश डोनेशंस पॉलिटिकल पार्टीज मिनिमम 20,000 तक मैक्सिमम ले सकती है, तो अब इसको कम करके 2,000 तक लाया गया है। मतलब आपको अगर कैश डोनेशन देना है कोई पॉलिटिकल पार्टी को तो मैक्सिमम आप 2,000 ही दे सकते हैं, पर इसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितनी बार आप दे सकते हैं। मतलब बार बार भी 2,000 दे रहे हो या बार बार एंट्री की गई 2,000 की तो कैश डोनेशन अलाउड होगा। तो वही है। तो और इसमें फिर सोर्स बताना जरूरी नहीं है, अदरवाइज पॉलिटिकल पार्टीज को सोर्स रिवील करना होता है कि कौन किसने डोनेशन दिया। और एक पॉइंट है, ऑलरेडी हमने डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे भी डिस्कस किया है कि जो ये डोनेशंस आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, ये 100% टैक्स एग्जेम्प्ट है, मतलब इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता कितना भी पैसा आ जाए। तो वो भी है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। और प्लस अब ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाया गया उसमें ये था कि अगर किसी को 2,000 से ज्यादा डोनेट करना है तो उनको अपना नाम नहीं रिवील करना है कि वो ये पॉलिटिकल पार्टी से लिंक्ड है या इसको सपोर्ट करते, तो इसलिए वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पे कर सकते हैं। अब उनको क्यों ये प्रोटेक्शन देना चाहिए उसके लिए भी जस्टिफिकेशन हो या ना हो, बट ये जो है कि उनका ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो खरीदेंगे वो इसको आप कैश से नहीं खरीद सकते, यू कैन बाय इट के थ्रू डिजिटल पेमेंट या तो फिर चेक पेमेंट वगैरह से आप ये खरीद सकते हैं। तो अब ये प्रपोज ही किया गया, अब तक इसको इफेक्टिव नहीं लाया गया, इन इफेक्ट नहीं लाया गया। तो आरबीआई यहाँ ऑथराइज करेगी, जो बैंक्स ऑथराइज होगी तो उनके थ्रू ये आप नोटिफाइड बैंक्स के थ्रू आप ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद सकते हैं जितना आपको पार्टीज को डोनेट करना है वो। और फिर एक बार खरीद लिया उसको चेक डिजिटल पेमेंट करके तो ये बॉन्ड्स आप अपनी चॉइस की पॉलिटिकल पार्टी को दे देंगे। तो वो पॉलिटिकल पार्टीज को अपना एक बैंक अकाउंट लिंक करना होगा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अप्रूव्ड हो, और इसमें ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स कलेक्ट किए जाएंगे, एक्यूमुलेट होंगे और बाद में इनको ये पेमेंट इसके ड्यू मिल जाएगा इसके अगेंस्ट। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स है। अभी जो न्यूज है ये फिलहाल उसमें ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ इलेक्शंस के पहले ही अवेलेबल किए जाएंगे और ये थोड़े दिन के लिए ही वैलिड होंगे।
तो ये रीजन उन्होंने ये दिया है कि जैसे अभी ट्रेंड चल रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग काफी किया जाता है, मतलब ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए। तो ये जो है इसको एक ऑल्टरनेट पैरेलल करेंसी की तरह यूज नहीं किया जाए कि लोग अपना पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड्स में डाल के वो अक्यूमुलेट करके रखें, तो ये एक्चुअली गलत हो जाएगा। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, इसलिए रिस्ट्रिक्शंस भी ला रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे रिस्ट्रिक्शंस भी होगी। तो यही है 9 मार्च के न्यूज आइटम्स। थैंक यू।